मेरा नाम है बेबी बारूद और ये मेरी सच्ची कहानी है। हालांकि आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं होगा, पर मेरे मुंह से निकला साला एक एक शब्द सच्चा है। तो एक बार की बात है जब इंसान आकाश में लोहे के पंखों से उड़ा करता था, तब मैं भी उनके साथ उड़ रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहली बार था, मुझे हमेशा एक देश से दूसरे देश ऐसे ही घूमना पड़ता था, जिसमें मैं इंसानों की लिखी हुई कहानियों की सच्चाई ढूंढती थी। आगे जब मैं इस्तांबुल के सदर बाजार में घूम रही थी तो मैं एक दुकान पर गई, क्योंकि कोई भला अपने भाग्य से कैसे बच सकता है, जहां मुझे ये कचरा जैसी दिखने वाली बोतल पसंद आ गई जो आग में जली हुई थी। जिस बोतल को मैंने दुकानदार से पैक करवाया और उसे लेकर अपने होटल रूम पहुंची, और जब मैं उस बोतल को रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रही थी तब उस बोतल का ढक्कन खुल जाता है, जिसमें से चमकदार धूमंडल निकलता है। मैं उस धुएं के पीछे गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, जिस पर अपनी आंखें बंद करके मैंने 3 तक गिनती गिनी कि अगर वो मेरा वहम होगा तो गायब हो जाएगा। पर वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सब बिल्कुल असली था। जो था ये बड़ा सा दानव जो उस कांच की बोतल से निकला था, जिससे बेबी बारूद काफी सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश करती है, पर वो किसी भी भाषा का जवाब नहीं देता, सिर्फ ग्रीक भाषा को छोड़कर। जो उससे कहता है, प्लीज मुझसे डरना मत, मेरा नाम डोगर दिलेर है और मैं एक जिन हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बोतल से निकालने के लिए 3 विश देता हूँ, और 3 विश का मतलब है 3 विश, नो बकचोदी। ये कंसेप्ट तो जाना पहचाना सा लगता है, कहीं तुमने ये अलादीन मूवी से तो नहीं चुराया है? नहीं, ये मेरी कहानी है, अलादीन तो सिर्फ बच्चा है मेरी कहानी के आगे। और टीवी पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखता है तो पूछता है, ये छोटा सा इंसान कौन है इस डब्बे के अंदर, क्या तुम कोई चूतिया चुड़ैल हो? नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, और इसे टेलीविजन कहते हैं, जिसको हम इंसानों ने साइंस में तरक्की करके बनाया है। अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, अभी नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिसमें वो उसे अपना नाम बताती है और उसने कहाँ पढ़ाई लिखाई की, किससे शादी की, कितने बच्चे हुए, सब कुछ बताती है। तभी रूम सर्विस वाला बेबी बारूद के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जिसको वो फटाफट ब्रेकफास्ट लेकर वहां से टलका देती है। और तब तक डोगर दिलेर भी छोटा होकर इंसानी रूप में आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन था। जिस पर बेबी बारूद उससे पूछती है कि बताओ तुम कांच की बोतल में कैसे कैद हुए? ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं किसी भी बोतल में अब तक 3 बार कैद हो चुका हूँ, क्योंकि मैं साला जिन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा चूतिया भी हूँ। क्योंकि मुझे भाड़चोद बहुत मजे आते थे महिलाओं के साथ बात करने में, उनके साथ खेल खिलाड़ी करने में, जो कि मेरे लिए बहुत गलत साबित हुआ। इसीलिए मुझे भविष्य में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है महिलाओं से। तो जब तुम पहली बार कैद हुए थे तब कौन महिला थी तुम्हारी बर्बादी के पीछे? सीबा की रानी, द क्वीन ऑफ सीबा, जिसके राज में मेरा बिल्जेरियन जैसा लाइफस्टाइल था। तो क्या वो सुंदर थी? नहीं, वो सुंदर नहीं थी, बल्कि अपने आप में ही सुंदरता थी, जिसके राज में मैं बिल्कुल आजाद था, यहाँ तक कि मैं क्वीन के सोने वाले कक्ष में कभी भी आ जा सकता था। फिर एक दिन सब बदल गया जब किंग सुलेमान सीबा की रानी को रिझाने के लिए रेगिस्तान पार करके आया। क्या मतलब है तुम्हारा, किंग सुलेमान सीबा की रानी के पास आया, जबकि सभी पवित्र ग्रंथों में तो ये लिखा है कि सीबा की रानी उसके पास गई थी? नहीं, सीबा की रानी उसके पास नहीं गई थी, क्योंकि मैं वहीं था। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हें अपने आप को किसी मर्द के बंधन में बांधने की कोई जरूरत नहीं है, पर उसने मेरी एक ना सुनी, जिसके बाद किंग सुलेमान ने उन्हें अपना संगीत सुनाया, जो कि सचमुच बहुत ज्यादा प्यारा था। जिस संगीत को सुनकर रानी उससे मंत्रमुग्ध हो गई और वो उन्हें बिस्तर तक ले गया और बम्बू गाड़ के तंबू लगा दिया, जो सब मैं वहीं छुप कर देख रहा था। और तब तक किंग को एहसास हो चुका था कि मैं रानी से बहुत अंदर तक जुड़ा हुआ हूँ, जो कि उन्हें अपने लिए एक खतरा लगा, तो उन्होंने मुझे एक पीतल की बोतल में कैद कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जादूगर जो थे। जिसके बाद उन्होंने मुझे लाल समंदर में फेंकवा दिया, जिस पर मेरे बचाव में रानी साहिबा ने कुछ नहीं कहा, जैसे मेरी उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं थी, जिस वजह से मैं 2500 सालों तक वही कष्ट और पीड़ा में पड़ा रहा। तो 2500 सालों तक तुमने नींद के अलावा क्या किया? देखो बेबी बारूद, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन कभी भी नहीं सोते, और अपना टाइम काटने के लिए मैं पहले के 100 सालों तक अपने भाग्य को कोसता रहा, जिसके बाद कई 100 सालों तक मैंने हर उस परमात्मा से विनती की जिसको मैं जानता था और जिसको मैं नहीं जानता था, पर उनसे मुझे किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं मिला। और बेबी बारूद से कहता है, अब बहुत हो गया तेरा, तो चल अब फटाफट अपनी विश मांग, जो भी कुछ तू अपने दिल से चाहती है, तुझे सब मिलेगा, बिल्कुल LIC की पॉलिसी की तरह, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने आज तक अलादीन मूवी इतनी बार देखी है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम साले जिन किस हिसाब से खेल खेलते हो, और इच्छाओं में
फेर बदल करके हमें बेवकूफ बनाते हो। मैं बाकियों के फर्जी जिन की तरह नहीं हूँ, और अगली बार जो तुमने मुझे अलादीन की मूवी से कंपेयर किया ना, तो बहन चोद मैं तेरा भोसड़ा फाड़ दूंगा। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कोई भी विश ना मांगू तो? जो सुनकर डोगर दिलेर की फट जाती है कि यार मैं ये किस बवासीर के हाथों में आ गया, और उसे अपने आगे की कहानी बताता है कि किस तरह उसकी बोतल मछुआरों के हाथ लगी। 2500 सालों तक पानी में पड़े रहने की वजह से बोतल के चारों तरफ मिट्टी बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुकी थी, जिसको वो मछुआरे पत्थर समझकर यूं ही फेंक देते हैं। जिस पत्थर से कई सालों बाद एक तुर्की योद्धा की हत्या की जाती है। फिर वो एक नीम हकीम के पास पहुंचता है और उससे औषधियां पीसी जाती है। जिसके बाद कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और वो पत्थर एक साम्राज्य की दीवार में चुनवा दिया जाता है, जहां एक लड़की जो राजकुमार के प्यार में पागल थी मेरी बोतल पर पैर रखकर उन्हें देख रही थी। तभी उसका पैर फिसलता है और वो दोनों नीचे आकर गिरते हैं, जिस वजह से मेरी बोतल के चारों तरफ से वो मिट्टी हट जाती है। आगे जब वो पूरी तरह से मेरी बोतल के चारों तरफ से मिट्टी हटा रही थी, तभी गलती से उसका ढक्कन खुल जाता है और वहाँ धूमंडल देखकर उसकी फट जाती है, तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसका नाम भोसड़ा बाई था, जो कि एक गुलाम रखेल थी और राजकुमार मुस्तफा से प्यार करती थी। इसीलिए उसने मुझसे एक विश मांगी कि राजकुमार का ध्यान सब वेश्याओं को छोड़कर उस पर आ जाए, जिस पर मैंने उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपना तेल दिया, जो तेल सिर्फ सीबा की रानी यूज किया करती थी। जिसके बाद मैंने उस बोतल को वही बाथरूम में उससे छुपाने के लिए कहा, ताकि बोतल की शक्तियां दूसरों के हाथों में न पड़ जाए। और राजकुमार मुस्तफा के कान में जाकर भोसड़ा बाई का नाम लिया और उसने भोसड़ा बाई को अपने कक्ष में बुला लिया। जिसके बाद उसने मुझसे दूसरी विश मांगी कि मैं राजकुमार मुस्तफा के बच्चे की माँ बन जाऊं। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो मुझे उसे प्रेग्नेंट करना पड़ा। जो बात आग की तरह फैल गई कि ये वेश्या राजकुमार मुस्तफा के बच्चे की माँ बनने वाली है। और तब तक सुल्तान को पता चल जाता है कि उसका बेटा राजकुमार मुस्तफा उनसे उनकी राजगद्दी छीनना चाहता है। जिस पर सुल्तान अपने बेटे को अपने तंबू में बुलाते हैं और उन्हें एक सिपाही के द्वारा मौत की घाट उतरवा देते हैं, और साथ ही साथ वो भोसड़ा बाई को भी मारने का आदेश दे देते हैं। जो सब मुझे पता चल जाता है तो मैं भोसड़ा भाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग तुम्हें यहाँ मारने आ रहे हैं, तो फटाफट अपने आप को बचाने के लिए आखिरी विश मांगो। लेकिन वो तो जैसे राजकुमार के मरने की बात सुनकर अपने होशो हवास खो बैठी थी, जिस वजह से वो अपनी आखिरी विश नहीं मांगती और सुल्तान के हत्यारे आते हैं और उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की पर देरी हो चुकी थी, जिस वजह से मैं जो तीसरी विश मांगते ही आजाद होने वाला था, फिर से बाथरूम के पत्थर के नीचे छुपाई बोतल में कैद हो जाता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा संकट था। जहाँ से निकलने के लिए मैंने लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया और मैं 100 सालों तक वहीं दफन रहा। फिर सन 1620 की बात है, जब मुराद नाम का एक राजकुमार वहाँ खेल रहा था, तब मैंने उससे मदद की गुहार लगाई, जो मेरी आवाज का पीछा करता हुआ बाथरूम तक पहुँच गया। और पत्थर हटाकर जब वो मुझे वहाँ से निकालने ही वाला था, तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। आगे 11 साल की उम्र में उसे सुल्तान बना दिया जाता है, जिस वजह से वो मुझसे दूर होता चला जाता है। और 20 की उम्र में वो अपनी सेना के साथ युद्ध पर चला जाता है, जहाँ वो बहुत सारे युद्ध लड़ता है और जीतता है। फिर एक दिन वो वापस महल आता है और अब तक उसकी आत्मा मर चुकी थी, वो एक दरिंदा बन चुका था। शुरुआत के कुछ दिन तो वो नशे में डूबा रहा, जिसके बाद उसने पूरे राज्य से एक से बढ़कर एक कहानीकार को बुलाया, ताकि वो उसे कुछ आनंद दे पाए, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता, जिन सभी को वो मौत की घाट उतार देता है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग कहानीकार आता है, जिसकी कहानियों में गजब की ताकत थी। हुनर उसके लंबे लंबे बालों से साफ झलकता था, जिसकी कहानी सुल्तान मुराद को बहुत पसंद थी। वो उससे हर टाइम कहानियां सुनता था, जिस वजह से वो बुजुर्ग उसका एकमात्र दोस्त बन जाता है। और मेरे पास भी कुछ करने को नहीं था, तो मैं भी उस बुजुर्ग की कहानियां सुनता था, और सच बताऊं तो मुझे भी उसकी कहानियां दिलचस्प और अच्छी लगती थी। फिर एक दिन वो कहानीकार बूढ़ा होकर मर जाता है, जिसके मरने पर सुल्तान मुराद बहुत रोते हैं, जिनके रोने से पूरे राज्य की फटी पड़ी थी कि अब सुल्तान फिर से अपने रुद्र रूप में आ जाएंगे और लाशों का ढेर बिछा देंगे, पर ऐसा नहीं था। सुल्तान फिर से शराब के नशे में डूब
डूब जाते हैं और इतनी शराब पीते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। फिर एक दिन उन्होंने मेरी पुकार सुनी तो वो मेरी तरफ आने लगे, पर उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पत्थर को उठाना तो छोड़ो, उनसे दरवाजा तक नहीं खुलता और वो वहीं टपक जाते हैं, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस अब मेरी आवाजें सुनने वाला, मुझे महसूस करने वाला कोई नहीं था। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि किसी ने मुझे कितना अनदेखा किया। इसी वजह से ही तो मैं तुमसे तुम्हारी विश मांगने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुमने अपनी विश नहीं मांगी तो मैं इस दुनिया में ही फंस कर रह जाऊंगा। मुझे कोई नहीं देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा, इसीलिए मेरी जान प्लीज अपनी विश मांग। अरे यार, तू फिर से अपनी चालें चलने लग गया। विश मांग, विश मांग, विश मांग। मुझे पता है तुम जादुई जिन हमेशा हम जैसों का चूतिया काटते हो। एक बार 3 दोस्त समुद्र के बीच में फंस जाते हैं, जिनको एक जादुई मछली मिलती है और वो सभी को एक एक विश मांगने के लिए कहती है, जिसमें पहला दोस्त मांगता है कि वो अपनी बीवी के पास जाना चाहता है, जिस पर वो उसे वहां पहुंचा देती है। फिर दूसरा दोस्त मांगता है कि वो अपने बेटे के पास जाना चाहता है, तो वो उसे उसके बेटे के पास पहुंचा देती है। फिर तीसरा वाला कहता है कि मैं अपने दोस्तों के पास जाना चाहता हूँ, जिस पर वो जादुई मछली एक चाल चलती है और उन दोनों दोस्तों को उठाकर फिर से वहां ले आती है। तो देख रहे हो तुम लोग किस कदर हमें विश के नाम पर बेवकूफ बनाते हो। और उसे कहानी को कंटिन्यू करने के लिए कहती है कि सुल्तान मुराद के मरने के बाद क्या हुआ। सुल्तान के मरने के बाद उसके छोटे भाई इब्राहिम को राजगद्दी पर जबरदस्ती बैठा दिया गया और जब उसकी एक वेश्या उस बाथरूम में नहाने गई तब उसका उस पत्थर पर पैर फिसला और वो पत्थर उसके वजन से चकनाचूर हो गया और वो बोतल उसे मिल गई। मैं उस बोतल से बाहर आया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, भीख मांगने लगा कि फटाफट अपनी विश मांग, जो भी तू चाहती है साली भैंस की बच्ची, तुझे वो सब मिलेगा। पर उस भैंस की बच्ची को बैंगन भी नहीं चाहिए था, तो कहती है मेरी विश है कि तू नामुराद फिर से बोतल में कैद हो जाए। जिस बोतल को उठाकर वो पानी में फेंक देती है और इस तरह से मैं तुम्हारे सुरक्षित हाथों तक आ गया। तो बताओ तुम मुझसे क्या मांगती हो। अरे मेरे भाई, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों ना तुम अपनी बोतल में फिर से वापस चले जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें किसी लालची या हताश के हाथों में सौंप दूंगी, जो तुमसे अपनी 3 विश मांग लेगा। बहनचोद, मैं बोतल में वापस नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मैं, असंभव। तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। जिस पर वो गुस्से में विश मांगती है कि मेरी इच्छा है तुम मुझसे कभी नहीं मिले होते, जिसके साथ ही वो बोतल टूट जाती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो विश उसने दिल से नहीं मांगी थी। जो सब देखकर डोगर दिलेर को गुस्सा आ जाता है तो वो उसको कायर कायर बुलाने लगता है। तू झूठी है साली कुतिया, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसकी कोई इच्छा ना हो। तुम्हारा ऐसा रवैया देखकर लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। और उससे पूछती है तो बताओ आगे की कहानी में क्या होता है। मैं यहाँ एक जीनियस की वजह से हूँ, उसका नाम जोफिया था और उसके जैसे इंसानों की वजह से ही आज मानवता यहाँ तक पहुँची है। तो इसका मतलब ये है कि उस जीनियस की बेवकूफियों की वजह से तुम यहाँ हो, और मुझे लगता है कि यही वो कहानी है जिसे तुम मुझे सुनाने से बच रहे थे। हाँ, मैं इस कहानी से बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं इसे अपने आप को भी नहीं सुनाना चाहता। सोफिया की शादी 12 साल की उम्र में एक बुजुर्ग व्यापारी के साथ कर दी गई थी, जिसकी 2 बूढ़ी पत्नियां जोफिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कुछ समय बाद मेरी पीतल की बोतल मछली के पेट के द्वारा उस व्यापारी तक पहुंचती है, जिस बोतल को वो अपनी पत्नी जोफिया को दे देता है। और जब वो बोतल को साफ कर रही थी तब मैं उस बोतल से बाहर निकलता हूँ, जो मुझे पहली बार देखते ही समझ जाती है कि मैं हताश हूँ, जो आजादी और दूसरों से बात करने की चाह रखता है। खैर, वो बिल्कुल ऐसी थी जिसको जीनियस डा विंची की तरह याद किया जा सकता था। वो सचमुच एक कुशल कलाकार थी, पर उसकी कलाकारी को किसी ने नहीं देखा। वो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि उसकी पहली विश क्या होगी। और उसने मुझसे मांगी नॉलेज, जो कि काम आ सके, जिस पर मैंने उसे इतिहास, फिलोसफी, बहुत सारी भाषाएं, कविताएं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स सब पढ़ाया, जो उसके लिए खुशी की बात थी। जिसके बाद मैंने उसके सारे ज्ञान को इस बोतल में भर दिया और अब हमारे पास बोतलें भर भर के ज्ञान था। हमारे पास उस कमरे में पूरी दुनिया थी, जिस बात पर मैं उसको अपना दिल दे बैठा और अब उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। आगे वो एक गणित तैयार कर रही थी फोर्स को समझने के लिए, लेकिन वो उसको सुलझा नहीं पा रही थी, तो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगी थी। जिस समय उसने मुझसे दूसरी विश मांगी, जिसमें मैंने उसे जिन की तरह खुली आंखों से सपने देखना सिखाया और वो खुद पर खुद सवालों के जवाब ढूंढकर लिखने लगी। उसने लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बारे में बताया, जिन सब चीजों से हम जिन को बनाया जाता है। तो क्या तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बने हो? हाँ, जैसे तुम लोग धूल से बने हो और एक दिन मिट्टी हो जाओगे, वैसे ही मैं एक छोटी सी चिंगारी से बना हूँ। आगे जब सोफिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब मुझे लगा
ताकि हमारे रिश्ते में और सुधार आएगा। पर फिर एक दिन जब वो अपनी आखिरी इच्छा मांग रही थी तभी मैंने उसको वही रोक दिया, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था, और बस यही मुझसे गड़बड़ हो गई। उसने मुझ पर उसको फंसाने का आरोप लगाया, बिल्कुल उसके व्यापारी बूढ़े पति की तरह, जिसका पश्चाताप करने के लिए जब मैं अपने आप को बोतल में फिर से कैद कर रहा था तभी उसने चोद फैला दी, कहा कि मेरी आखिरी विश है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। जिससे हुआ तो कुछ नहीं, बस वो मुझे भूल गई और मैं फिर से बोतल में कैद हो गया। अब तुम ही बताओ, क्या किसी को पूरी तरह से प्यार करना इतना गलत हो सकता है क्या? जो सब सुनकर बेबी बारूद को डोगर दिलेर से हमदर्दी हो जाती है तो वो कहती है, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे शीबा की रानी और जीनियस जोफिया की तरह प्यार करो, क्योंकि मैं प्यार की भूखी हूँ। जिसके बाद डोगर दिलेर उसे हवा में उठाता है और अपना 256 किलो का घोड़ा उसके अंदर डाल देता है और उसे भर भर कर इतना प्यार करता है कि उसकी पहली विश पूरी हो जाती है। अगले दिन वो उसे अपने साथ लंदन ले जा रही थी, जहां एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान गार्ड उसे रोक लेते हैं। इस कांच की बोतल की वजह से दरअसल जिन इस कांच की बोतल में था और सिक्योरिटी वालों को कुछ शक होता है तो वो उस कांच की बोतल को अच्छे से चेक करते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो उसे जाने देते हैं। जहां घर पर जिन उससे कहता है, यहाँ की हवा बहुत भारी है, जिसमें बहुत सारी आवाजें हैं और कीचड़ पिचड़ है। वो कहती है, यहाँ टेलीविजन, मोबाइल फोन और उनके बड़े बड़े टावर्स की वजह से बहुत रेडिएशन है। जिसके बाद अगले दिन से बेबी बारूद अपने काम पर जाने लगती है और शाम के टाइम जब भी वो घर आती तो डोगर दिलेर को गले से लगा लेती, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे, बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। जिसमें अब डोगर दिलेर भी इंसानों को धीरे धीरे समझ रहा था, उनका रहन सहन समझ रहा था कि इंसानों ने क्या क्या इन्वेंट किया और कितनी तरक्की की। आगे कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और एक शाम जब बेबी बारूद घर आती है तो उसे डोगर दिलेर घर में कहीं नहीं दिखता, जिसको वो बेसमेंट में ढूंढती है, जहां वो उसको उसकी खराब हालत में देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो कुछ नहीं बोलता। जिस वजह से वो अपनी सेकंड विश मांगती है, कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था। मैं सो गया था। पर तुमने तो कहा था कि जिन कभी भी नहीं सोते। हाँ, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ के माहौल के लिए नहीं बना हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरी यहाँ कहकर मार रही है, इसलिए हमें अभी के अभी यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा। तुम इस पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जगह और समय तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं अब तीसरी विश मांगती हूँ कि तुम जहाँ से भी आए हो, जिस भी समय से आए हो, आजाद होकर वापस लौट जाओ। जो बोलते ही वो कांच की बोतल टूट जाती है जिसमें जिन यहाँ आया था और वो गायब हो जाता है। जिसके जूतों और कपड़ों को वो एक डब्बे में पैक करके बेसमेंट में रख देती है और कहानी चली जाती है 3 साल आगे, जहाँ अब तक बेबी बारूद ने अपनी पूरी कहानी बुक में लिख दी थी। जिसके बाद जब वो घर जाने लगती है तब उसे कुछ एहसास होता है तो वो पलट कर देखती है कि डोगर दिलेर वापस आ गया है। जो उसे अपनी आंखों का धोखा लग रहा था तो वो 3-2-1 गिनती है, पर डोगर दिलेर वहाँ सच में था। जिसके बाद वो उसके साथ जाने लगती है और हमें बताती है कि डोगर दिलेर मेरे पास बार बार टाइम टू टाइम आता रहता था, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो जीवन भर मुझसे मिलने आता रहेगा। जिसके साथ ही ये खूबसूरत कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।